हेलो स्टूडेंट, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिक्स क्लास की एसएसटी की जो बुक है उसका हम थर्ड चैप्टर कवर करेंगे। क्योंकि इससे पहले हमने जो सेकंड चैप्टर कवर किया है जिसका नाम था सौर परिवार के बारे में हमने बात की है कि जितने भी हमारे जो ग्रह हैं उनके बारे में डिटेल से हमने पढ़ा है। आज हम हमारा जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष की खोज के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं अंतरिक्ष की खोज। ठीक है, यानी कि अंतरिक्ष खोज की हम बात करेंगे। ये थर्ड चैप्टर है। तो देखिएगा, अंतरिक्ष या खगोलीय खोज में भारत की प्राचीन सभ्यताओं सहित मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन और यूनान का योगदान रहा है। कि कहने का मतलब ये हुआ कि अंतरिक्ष या खगोलीय खगोलीय खोजों में भारत की प्राचीन सभ्यताओं सहित, यानी कि भारत की सभ्यताओं सहित जो मेसोपोटामी की सभ्यता है जो आपको ईरान में है, दजला फरात नदी के किनारे पे है। मिस्र है, जो नील नदी है उसमें, यानी कि जो आपका इजिप्ट है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, चाइना हांग हो नदी, ठीक है। और यूनान की का योगदान रहा है, और यूनान का योगदान रहा है कि अंतरिक्ष की खोज के अंदर भारत की प्राचीन सभ्यताओं के साथ साथ मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन और यूनान की सभ्यताओं का भी योगदान रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि खगोल की प्राचीन विरासत की हम चर्चा करेंगे। तो खगोल की प्राचीन विरासत के बारे में देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, खगोल शास्त्र का चरमोत्कर्ष मिस्र के पिरामिडों द्वारा लगभग ईसा पूर्व के 2500 वर्ष से पहले स्थापित हुआ था। हम कैसे कह सकते हैं कि जो खगोल शास्त्र का जो एक चरमोत्कर्ष काल था वो मिस्र के जो पिरामिड है दोस्तों, ठीक है, मिस्र के जो पिरामिडों द्वारा लगभग ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से पहले स्थापित हो चुके थे दोस्तों। यानी कि मिस्र के जो पिरामिड है उससे पहले भी खगोल शास्त्र का चरमोत्कर्ष हो चुका था, यानी कि मिस्र के अंदर। ठीक है, पिरामिडों का निर्माण तारों की दिशा और गति को जानने के लिए किया गया था। जो मिस्र के अंदर जो पिरामिड है दोस्तों, जो पिरामिड है, ठीक है, यानी कि जो पिरामिड है ऐसी इनकी आकृति दोस्तों। तो पिरामिड है, इन पिरामिडों की दिशा और गति को जो तारों की जो दिशा है, एक तो तारों की दिशा और जो तारों की जो गति है उस गति को जानने के लिए इसका निर्माण किया गया था, जो मिस्र के जो पिरामिडों का। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो मिस्र के पिरामिडों से ही हमें तारों की दिशा के बारे में और उनकी गति के बारे में हमें जानकारी मिलती है। देखिए दोस्तों, इसमें आपको पता है जो गीजा है, गीजा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, गीजा के जो महान पिरामिड का जो ध्रुव तारों की सिद्ध में होना इस बात का पुष्टि करता है। जो गीजा का जो पिरामिड है, सबसे फेमस पिरामिड दोस्तों मिस्र के अंदर, तो गीजा के पिरामिड से हमें जो ध्रुव तारा है उस महान पिरामिड से हमें ध्रुव तारों की सिद्ध में होना इस बात का हमें पुष्टि मिलती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। विश्व में सबसे पहले तारों की तालिका चीन में ईसा पूर्व की 4वीं शताब्दी में तैयार की गई। यानी कि जो विश्व में जो तारों की एक तालिका है उस तालिका का जो निर्माण है दोस्तों तैयार है, जो तालिका तैयार की गई थी वो चाइना के अंदर ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के अंदर ये तैयार की गई थी। तो ये हमने बात की है कि खगोल की प्राचीन विरासत है। ठीक है, खगोल की प्राचीन विरासत के बाद हम जो इसका सेकंड जो टॉपिक ले रहे हैं वो है आपका अंतरिक्ष खोज का इतिहास। अब अंतरिक्ष की खोज के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जुड़े रहेगा और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो बात करते हैं जो आपके अंतरिक्ष खोज का इतिहास देखते हैं। देखिए दोस्तों, भारत के जो खगोलविद है, देखिए भारत के जो खगोलविद है हम कह सकते हैं आर्यभट्ट, ठीक है दोस्तों, वराहमिहिर और भास्कराचार्य द्वितीय, ये हमारे खगोल शास्त्र हैं, खगोलविद हैं दोस्तों। आर्यभट्ट है, वराहमिहिर है और भास्कराचार्य द्वितीय है। इन्होंने अंतरिक्ष के बारे में कुछ ना कुछ अपनी जानकारी दी है। ठीक है, आर्यभट्ट भारत के महान खगोलविदों में थे। ठीक है, देखिएगा, आर्यभट्ट है ये हमारे भारत के महान जो खगोल शास्त्र थे यानी खगोलविदों में थे, उनमें से एक है जिनकी मान्यता थी। अब ये देखिएगा, ये क्या बताते हैं, आर्यभट्ट क्या बताते हैं
कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, ये क्या बताते हैं कि पृथ्वी गोल है। इन्होंने देखिएगा क्या बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है। यह बात ईसा पूर्व की 5वीं सदी से ही यही बात दी है। ठीक है, कहने का मतलब है कि आर्यभट्ट है, उन्होंने बताया कि जो पृथ्वी गोल है और पूरी पृथ्वी स्थिर नहीं है। यह बात ईसा पूर्व 5वीं सदी में ही ये बता दी गई थी। ठीक है, अब देखिए आर्यभट्ट ने पृथ्वी की जो परिधि है दोस्तों, वो परिधि देखिएगा, आर्यभट्ट ने परिधि पृथ्वी कितनी बताई है, 24,835 मील बताई है। यानी कि परिधि की बात करें तो आर्यभट्ट ने पहले ही जो हमारी पृथ्वी उसकी परिधि बता दी है, 24,835 मील बताई है। तो आज अगर हम देखें तो लगभग यानी कि थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन इतना ही पृथ्वी की परिधि है। जो कि आधुनिक काल के, देखिए जो कि आधुनिक काल के भूगोल जो वैज्ञानिक है, भूवैज्ञानिकों के द्वारा बताई गई 24,901 मील है। देखिएगा 24,835 है और यहाँ पे 24,901 मील है। तो देखिएगा आर्यभट्ट ने पहले ही बता दिया था पृथ्वी की परिधि, जिन्होंने 24,835 बताई। और आज वर्तमान की जो आधुनिक काल के अंदर जो भूवैज्ञानिकों ने नई टेक्निकल तरीकों के माध्यम से उस हमारी पृथ्वी की जो परिधि उन्होंने बताई है, वो 24,901 बताई। तो लगभग समान है। ठीक है, उन्होंने चंद्र ग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ना बताया। और उन्होंने बताया कि जो चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन, और पूर्णिमा के दिन जो चंद्र ग्रहण होता है वो बताया है पृथ्वी की छाया के पड़ने से चंद्र ग्रहण होता है, जो एक सरल सत्य है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल अटल सत्य, सॉरी, ये एक अटल सत्य है। बिल्कुल सही बात है कि चंद्र ग्रहण का कारण होता है पृथ्वी, चंद्रमा पर पृथ्वी की क्या पड़ती है, परछाई पड़ती है। इसी से तो क्या है, चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, देखते हैं भारत के द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम जो कृत्रिम जो उपग्रह का नाम दोस्तों आर्यभट्ट ही था। तो ध्यान दीजिएगा, जो कृत्रिम जो उपग्रह भेजा गया था भारत के द्वारा, उसका नाम क्या नाम था दोस्तों, वो आर्यभट्ट था। यूनान के प्रमुख दार्शनिक, देखिएगा यूनान के प्रमुख जो दार्शनिक हुए हैं, एक तो प्लेटो, एक अरस्तु और एक टॉलेमी। ठीक है, तो ये 3 ऐसे दार्शनिक हैं यूनान के। उनके द्वारा अगर देखें तो उनके द्वारा क्या क्या बातें बताई गई है, देखिएगा। उस समय माना जाता था कि पृथ्वी केंद्र में है, ये बताते हैं कि पृथ्वी हमारी केंद्र में है और सूर्य उसके चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। यह धारणा 16वीं सदी तक बनी रही, जिसे हम कोपरनिकस ने इसको गलत साबित किया है। वैसे उन्होंने थोड़ा बहुत ये गलत धारणा थी कि पृथ्वी जो सूर्य है वो जो पृथ्वी है, पृथ्वी केंद्र में और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है दोस्तों। तो ये थोड़ा बहुत उन्होंने गलत बताया। वैसे पृथ्वी है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, पृथ्वी की सही परिधि का आंकलन इराटोस्थेनीज ने ईसा पूर्व की 3वीं सदी में बताया है कि जो पृथ्वी की जो सही परिधि है वो आंकलन किया किसने, इराटोस्थेनीज ने। ठीक है, इराटोस्थेनीज ने इसका क्या बताया, आंकलन करके बताया। और ये कब बताया कि ईसा पूर्व 3वीं सदी में ये उन्होंने बताया है। देखिएगा भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्रियों में भास्कराचार्य द्वितीय, यानी कि जो भास्कराचार्य सेकंड थे, वो भी प्रसिद्ध रहे हैं। उनका जन्म 1114 ईस्वी में हुआ था। कि जो प्रसिद्ध खगोल शास्त्री है भास्कराचार्य द्वितीय, उनका जन्म 1114 ईस्वी के अंदर हुआ था। ठीक है, अब इनके बारे में बात करें तो ये क्या क्या बताते हैं दोस्तों, उनको हम देख लेते हैं। देखिएगा ये क्या बताते हैं भास्कराचार्य द्वितीय, ये उन्होंने एक किताब लिखी सिद्धांत शिरोमणि। ठीक है, उन्होंने किताब लिखी थी सिद्धांत शिरोमणि, यानी मात्र 36 वर्ष की उम्र में ये उन्होंने ये किताब लिखी थी भास्कराचार्य द्वितीय के द्वारा। एक विशेष बात करते हैं कि भारतीय खगोल शास्त्रियों ने पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, यानी कि जो एक ग्रेविटी थ्योरी थी, ठीक है, ग्रेविटी थ्योरी थी, यानी कि भारतीय खगोल शास्त्रियों ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, यानी कि पृथ्वी के घूर्णन, परिक्रमण आदि का प्रतिपादन न्यूटन से
कई सदियों पूर्व ही कर दिया गया था। क्योंकि जो न्यूटन है उन्होंने ग्रेविटी फोर्स का जो सिद्धांत दिया था दोस्तों, उससे पहले ही हमारे खगोल शास्त्रियों ने घूर्णन और परिक्रमण जो गति होती है उसका पता उन्होंने लगा लिया था पहले ही। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैंने जो कल वीडियो बताया था कि बनाया था परिक्रमण और परिभ्रमण में क्या होता है, दैनिक गति, वार्षिक गति क्या होता है, घूर्णन क्या होता है, ये सारी की सारी बातें मैंने आपको जो अपना जो सेकंड जो चैप्टर था सौर परिवार के बारे में परिवार में मैंने बता दिया था। तो आप इस फर्स्ट सेकंड चैप्टर को आप पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीज़ें बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे भास्कराचार्य द्वितीय की। ठीक है, तो भास्कराचार्य द्वितीय ने सिद्धांत शिरोमणि नामक एक किताब लिखी थी 36 वर्ष की उम्र में। और हमारे जो भारतीय खगोल शास्त्रियों ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के बारे में पहले ही बता दिया था, यानी कि इसका जो प्रतिपादन किया था जो न्यूटन के द्वारा, ये सिद्धांत जो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया था उससे पहले हमारे भारतीय जो खगोल शास्त्रियों ने बता दिया था। अब देखिएगा जो भास्कराचार्य के कौन कौन से ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों की हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, एक है इसका अंक गणित, एक बीज गणित, एक ज्यामितीय शास्त्र, ये 3 ग्रंथ भास्कराचार्य के द्वारा लिखे गए थे दोस्तों। तो ये हमने बात की है आपकी जो अंतरिक्ष खोज का इतिहास, हमने इतिहास के बारे में हमने पहचाना है। हमने बात की थी जो आपका आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट के साथ साथ हमने जो यूनान के जो प्रमुख जो दार्शनिक है प्लेटो, अरस्तु और टॉलेमी के बारे में बताया गया। इरेटोस्थनीज के बारे में कुछ धारणाएं थी उनको हमने पढ़ा है। साथ ही हमारे जो भास्कराचार्य द्वितीय के द्वारा जो किताब लिखी सिद्धांत शिरोमणि, उसके बारे में हमने बताया है। और इसके अलावा भास्कराचार्य के द्वारा अंक गणित, बीज गणित और ज्यामितीय शास्त्र के का एक उनके ये ग्रंथ लिखे गए थे। तो अब हम बात करते हैं अंतरिक्ष जानकारी के साधन, यानी कि अंतरिक्ष की जानकारी किन किन साधनों के द्वारा हम ले सकते हैं। तो जुड़े रहेगा दोस्तों, टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, उसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं अंतरिक्ष जानकारी के कौन कौन से साधन। सबसे पहले हम बात करते हैं दूरबीन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, दूरबीन की बात अगर हम करें तो देखिएगा आधुनिक वेधशाला का प्रमुख यंत्र क्या है, दूरबीन है। यानी कि आधुनिक वेधशाला है, इसका प्रमुख यंत्र दूरबीन है, जिसकी सहायता से हाँ हम क्या दूर स्थित वस्तुओं को पास में एवं बड़ी दिखाई देती है। यानी कि दूरबीन के माध्यम से दूर स्थित जो वस्तुएं हैं हम पास में बड़ी दिखाई दे देती है इसे, तो वो दूरबीन होती है। देखिएगा प्रथम दूरबीन का जो आविष्कार है हॉलैंड यानी कि नीदरलैंड के हैंस लिप्सरसी ने किया था। यानी कि प्रथम दूरबीन का आविष्कार हॉलैंड यानी नीदरलैंड के एक वैज्ञानिक थे हैंस लिपरसी ने किया था। किंतु आकाशीय पिंडों को देखने में प्रयोग किए जाने वाले दूरबीन का आविष्कार इटली के गैलीलियो ने 1670 ईस्वी के अंदर किया गया था। तो पहली दूरबीन का आविष्कार हॉलैंड यानी कि नीदरलैंड के हैंस लिपरसी ने किया था। और जो पिंडों को देखने के लिए जो दूरबीन का आविष्कार किया गया था इटली के थे गैलीलियो ने 1610 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अब थोड़ा सा हम राजस्थान के संदर्भ में हम कुछ देख लेते हैं। देखिएगा, राजस्थान में आपको पता है कि जो उदयपुर शहर है वहाँ पर एक झील है, यानी कि फतेह सागर झील है। उसमें एक टापू है, टापू के अंदर एक मास्ट, ठीक है, मास्ट नामक दूरबीन लगाई है जो सूर्य का अध्ययन करने में काम करती है। यानी कि जो फतेह सागर झील है उदयपुर के अंदर, इसमें एक टापू है, उस टापू के अंदर मास्ट नामक एक दूरबीन लगाई गई है जिससे हम सूर्य की स्टडी हम कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। ऐसे हम दक्षिण भारत में जो आपको पता है तमिलनाडु का एक कावलुरु नामक स्थान है, उस स्थान पर एक वेणु बापू, देखिएगा वेणु बापू दूरबीन को स्थापित किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, एक तो अपने उदयपुर के अंदर जो सूर्य के अध्ययन के लिए एक मास्ट नामक दूरबीन लगाई गई है। ठीक है, और दक्षिण भारत में जो कावलुरु जो तमिलनाडु है वहाँ पर एक वेणु बापू दूरबीन को स्थापित किया गया है। देखिएगा, अंतरिक्षीय रहस्यों को उद्घाटित करने के लिए वैज्ञानिकों ने अप्रैल 1990 में हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। तो अंतरिक्ष के अंदर एक हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन नामक जो एक दूरबीन है जो वैज्ञानिकों ने अप्रैल 1990 में यहाँ पर क्या स्थापित किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं आगे, हम बात करते हैं वेधशालाओं की चर्चा करते हैं। तो बड़ी फेमस है, ध्यान दीजिएगा। वेधशालाओं की अगर हम चर्चा करें
तो अंतरिक्ष खोज में वेधशालाओं का महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यानी कि अंतरिक्ष की खोज के लिए जो वेधशालाएं होती है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिएगा, हम बात करते हैं जो सवाई जयसिंह थे जयपुर के, उन्होंने भारत में 5 वेधशालाओं का निर्माण किया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो वेधशालाओं का अंतरिक्ष की खोज में बड़ा योगदान होता है, और हमारे जयपुर के सवाई जयसिंह जी ने भारत में 5 वेधशालाओं का निर्माण किया। वो कौन कौन सी हैं देखिएगा दोस्तों, 5 कहाँ कहाँ स्थापित किया गया। पहले तो दिल्ली है, जयपुर है, बनारस, उज्जैन और मथुरा। ये 5 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर उन्होंने वेधशालाओं का निर्माण किया गया। ठीक है, तो वेधशालाओं का निर्माण क्यों किया गया जाता है? अंतरिक्ष की खोज के लिए। तो प्रथम वेधशाला आपको पता है 1724 यानी कि 1724 ईस्वी में दिल्ली के अंदर पहली जो वेधशाला स्थापित की। फिर उसके बाद में 1734 ईस्वी में हमारे जयपुर के अंदर दोस्तों सवाई जयसिंह ने दूसरी वेधशाला की स्थापना की है। ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर तीसरे बनारस, उज्जैन और मथुरा दोस्तों। ठीक है, दिल्ली है, जयपुर राजस्थान के, बनारस उत्तर प्रदेश, उज्जैन आपको पता है मध्य प्रदेश, और मथुरा का उत्तर प्रदेश में। तो ये 5 वेधशाला हैं। इन 5 वेधशालाओं को बिल्कुल आप क्रम से याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं आगे की। सवाई जयसिंह ने 3 नए यंत्रों का भी आविष्कार किया है, जिनके नाम है सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र और राम यंत्र। ये तीन यंत्र हैं, सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र और राम यंत्र। ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा यंत्र है वो आपका सम्राट यंत्र है। इसकी चोटी आकाशीय ध्रुव को सूचित करती है, यानी कि जो आकाशीय ध्रुव होता है, ठीक है, आकाशीय ध्रुवों को सूचित करने वाला यंत्र कौन सा है? सम्राट यंत्र है। तो ये 5 वेधशाला है, 5 वेधशाला को आप याद कीजिएगा, है ना। तो दिल्ली है, जयपुर है, मथुरा, आगरा और बनारस के अंदर है, हमारे जयपुर के सवाई जयसिंह के द्वारा स्थापित की गई थी। और जो पहली वेधशाला है वो आपको पता है कि हमारे दिल्ली के अंदर स्थापित की गई, और दूसरी जयपुर के अंदर स्थापित की गई थी। दिल्ली में स्थापित की गई, इसकी स्थापना 1724 में, और जयपुर में स्थापित की गई वो 1734 में स्थापित की गई थी। तो दोस्तों कैसा लग रहा है? उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। अगला टॉपिक रहेगा कृत्रिम उपग्रह की हम बात करेंगे। कृत्रिम उपग्रह हम उसको बोलते हैं अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा, कृत्रिम उपग्रह और अंतरिक्ष यात्री कौन कौन है देखिएगा। वैज्ञानिकों ने विभिन्न उपयोगों के लिए कुछ ऐसे कृत्रिम पिंड अंतरिक्ष में भेजे हैं जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इन पिंडों को कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, यानी कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने विभिन्न उपयोगों के लिए, यानी कि अंतरिक्ष की जानकारी के लिए कृत्रिम पिंड है अंतरिक्ष में भेजे जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, और ये जो पिंड होते हैं वो कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। ठीक है, नोट देख लीजिएगा। पलायन वेग, देखिए पलायन वेग क्या है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम पलायन वेग यानी कि एस्केप स्पीड कहा जाता है। देखिएगा, जो न्यूटन ने पृथ्वी के जो एक बल लगता है, पृथ्वी में एक फोर्स लगता है, यानी कि ग्रेविटी फोर्स लगता है। ग्रेविटी फोर्स क्या है कि पृथ्वी से ऊंचाई पर फेंकने वाली वस्तुएं नीचे की तरफ आती है। क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बोलता है सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन देखिए एक पलायन वेग होता है। पलायन वेग क्या होता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर से निकलने के लिए, यानी कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि ऐसी वस्तु है जिसको आप 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से अगर आप ऊंचाई पर फेंकोगे तो वह क्या करेगी? ये पलायन वेग कहलाएगा, यानी कि फिर ये वापस नीचे नहीं आएगी, क्योंकि ये इस स्पीड से जाएगी जो पलायन वेग के रूप में जाएगी, यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की जो सीमा है उसको पार कर जाएगी, और फिर वो कभी भी नीचे नहीं आएगी। तो हम कह सकते हैं उसको हम पलायन वेग कहते हैं। ठीक है, इसी को एक दूसरा नाम है एस्केप स्पीड इसको कहेंगे। ठीक है, तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए दिए गए वेग को हम उपग्रह का प्रक्षेपण वेग कहते हैं, यानी कि कृत्रिम उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए जो वेग दिया जाता है उसको उपग्रह का प्रक्षेपण वेग हम कहते हैं। ठीक है, देखिएगा, उपग्रहों की
ऊंचाई लगभग आपको पता है 6400 से लेकर 36,000 किलोमीटर तक इन उपग्रहों की ऊंचाई हो सकती है। जो उपग्रह छोड़े जाते हैं कृत्रिम उपग्रह, वो 6400 से लेकर 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर वो घूमते रहते हैं। ठीक है, देखिएगा पृथ्वी का पहला जो उपग्रह है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी का पहला उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट, देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पुतनिक फर्स्ट है वो 1957 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया। तो पहला है उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट है, वो 1957 में सोवियत संघ के द्वारा भेजा गया, जो आज वर्तमान में इसको रूस के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, 1991 में जो सोवियत संघ का विघटन हो गया था और कम से कम 14 से 15 देश अलग हुए थे, जिसमें आपको पता है रूस यानी कि रशिया भी है। ठीक है, सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत पहले जीवित प्राणी को स्पुतनिक 2 में भेजा गया था और वह जीवित प्राणी लाइका नामक एक कुतिया थी। ठीक है, तो फर्स्ट स्पुतनिक फर्स्ट उसमें उसको भेजा गया था। लेकिन अगर जीवित प्राणी की बात करें, प्राणी यानी कि प्राणी कोई सा भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है। तो पहला जो जीवित प्राणी था वो था आपका कुतिया थी, यानी कि स्पुतनिक सेकंड में भेजा गया था और उस कुतिया का नाम था लाइका। तो याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात अगर करें तो देखिएगा दोस्तों, अगली बात अगर करें दोस्तों, देखिएगा 1961 में यानी कि 1961 में सोवियत संघ ने पहला जो मानव सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया था वो दोस्तों यूरी गागरिन थे। और ये यूरी गागरिन अंतरिक्ष यान में देखिएगा वोस्तोक, ठीक है, वोस्तोक फर्स्ट, ठीक है, तो वोस्तोक फर्स्ट में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले विश्व के पहले व्यक्ति माने जाते हैं। देखिएगा इसको दोबारा से देखिएगा, पहला अंतरिक्ष का नाम है स्पुतनिक फर्स्ट, 1957 में गया था। फिर एक प्राणी को भेजा गया था, यानी कि प्राणी है, स्पुतनिक सेकंड में था, उस प्राणी का नाम है लाइका नामक एक कुतिया थी। अगर इंसानों की अगर बात करें तो 1961 ईस्वी के अंदर सोवियत संघ ने पहला जो मानव सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया था उसका नाम था यूरी गागरिन। और वो दोस्तों किस यान से गया था? वोस्तोक फर्स्ट से ये अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति था। अब बात करते हैं आगे कि 1969 में अमेरिका दुनिया का पहला देश बना जो अपोलो द्वितीय अंतरिक्ष यान से 3 यात्रियों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की सैर कराई, बल्कि 2 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की तरफ पर भी भेजा था। ठीक है, तो पहला ऐसा देश बना दुनिया का अमेरिका, जिसने अपोलो सेकंड के द्वारा, यानी कि अपोलो 11 के द्वारा अंतरिक्ष यान में 3 यात्रियों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा था और 2 ऐसे थे जिन्होंने चंद्रमा पर भेजा था दोस्तों। ठीक है, अब देखिएगा आपने शायद नील आर्मस्ट्रांग के बारे में आपने सुना होगा। नील आर्मस्ट्रांग विश्व के पहले व्यक्ति बने जिसने चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा था। देखिएगा, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था। ठीक है, देखिएगा, और अंतरिक्ष में पहला व्यक्ति जाने वाला यूरी गागरिन है। और अपोलो 11 के द्वारा दोस्तों अमेरिका दुनिया का पहला देश बना जिसमें 3 यात्रियों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की सैर करवाई, बल्कि 2 ऐसे यात्री थे, अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा की सतह पर भी उतारा था। ठीक है, और वो है नील आर्मस्ट्रांग विश्व के पहले व्यक्ति बने जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा दोस्तों। ठीक है, देखिएगा, भारत में सर्वप्रथम सन 1984 में अंतरिक्ष में यात्रा करने का गौरव भारतीय वायुसेना के राकेश शर्मा को मिलता है। तो भारत के संदर्भ में अगर देखें तो 1984 को जो राकेश शर्मा के द्वारा भारतीय वायुसेना के थे, उन्होंने सर्वप्रथम अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने अंतरिक्ष की सैर की है। राकेश शर्मा सोयूज सेकंड यान में 2 अन्य सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ न सिर्फ अंतरिक्ष की सैर की, बल्कि उन्होंने सोयूज 7 स्पेस स्टेशन में लगभग 8 दिन रहकर कई वैज्ञानिक परीक्षण भी उन्होंने किया गया था। तो राकेश शर्मा की ये अहम भूमिका थी दोस्तों। ठीक है, आगे बात करें, देखिएगा, राकेश शर्मा है, उनका जन्म 1949 में पंजाब यानी कि पटियाला के अंदर उनका जन्म होता है। कल्पना चावला का जन्म 1961 हरियाणा करनाल के अंदर होता है और ये भारत की प्रथम महिला जो अंतरिक्ष में गई थी दोस्तों, इसको याद रखिएगा।
कल्पना चावला कोलंबिया अंतरिक्ष यान के वापस लौटते समय दोस्तों सन 2003 में हुई दुर्घटना में अपने अन्य छह सहयोगी साथियों के साथ इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली महिला है। यानी कि भारतीय मूल की एक महिला है, सुनीता विलियम, और अधिक समय के लिए अंतरिक्ष में बिताने वाली ये भारतीय मूल की पहली महिला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों। कल हम बात करेंगे भारतीय अंतरिक्ष अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो की हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड जुड़े रहेगा और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो हम कल मिलते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो से हम आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।